नमस्कार भाई, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में अपनी ही गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी परचेज़ करते हैं तो क्या ये लेना सही है या गलत है। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी का मॉडल बता देता हूँ और कितने साल हो चुके इस गाड़ी को रखी ये बता देता हूँ। तो मैंने इस गाड़ी को परचेज़ किया था 31 अक्टूबर 2019 को मैंने इस गाड़ी को परचेज़ किया था। एंड उसके बाद यहाँ पर मुझे लगभग 6 साल हो चुके हैं गाड़ी को चलाते हुए करंटली। और ये जो गाड़ी है 2013 मॉडल के 13 और लगभग अभी 2-3 साल और बच्चे, तो ये गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन ये भी एक्सपायर हो जाएगा। चलिए, ये तो ठीक है। अब सबसे पहले गाड़ी की कंडीशन बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी परचेज़ करते हैं तो क्या ये रियली वर्थ होती है या नहीं, कितना का खर्चा आपको कराना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले गाड़ी का मैं फ्रंट लुक दिखा दूँ तो फ्रंट में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा है। एंड यहाँ पर मेनली जो सबसे रिप्लेसेबल पार्ट है वो है गाड़ी का हेडलैम्प। बम्पर ये कोई फ्रेंड ले गया था, उसने हल्का सा टच करा दिया, और एक बार नहीं 2 बार। तो पहले वाले में ये माइनर स्क्रैचेस आए थे, लेकिन जो सेकेंड टाइम था उसमें ये थोड़ा सा डीप स्क्रैच नहीं है, उखड़ ही गया एक हिसाब से बम्पर यहाँ से, ठीक है। एंड अभी करंटली मैंने के टायर्स को चेंज किया। फ्रंट के 2 टायर्स चेंज थे, उसके पहले 3 साल पहले मैंने इसको चेंज कराया। तो 3 साल और 2 साल में मुझे ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा कि हाँ गाड़ी के टायर जो हैं ज़्यादा घिस हुए हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली इस गाड़ी को मैंने लगभग 30 से 40 हज़ार किलोमीटर रन कर लिया है इन पर्टिकुलर 6 सालों में। और 6 सालों में मुझे समझ में आया है कि हाँ ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है इस प्राइस के हिसाब से, इस सेगमेंट में। चलो ये तो साइड से हो गया। एंड गाड़ी के पीछे से बात करें तो पीछे गाड़ी का भी कंडीशन ऐसी है, कुछ मेजर स्क्रैचेस जैसे ये खड़ी गाड़ी में कोई भी मार देता है। एंड ये जो डिग्गी के बैलेंसर होते हैं, हाइड्रोलिक स्टड्स होते हैं इसके ख़राब हैं, तो वो मैं चेंज करवा भी सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता कि क्यों चेंज करवाएं, वैसे है ज़रूरी चीज़, ठीक है। एंड यहाँ एक और जो मेजर स्क्रैचेस है साइड में वो मैं दिखाता हूँ। तो कुछ यहाँ आपको ये स्क्रैच दिख रहा होगा, और ये जो गाड़ी थी ये पहले से ही पेंटेड थी। कुछ पार्ट जैसे कि ये आपको डोर दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट पूरा पेंटेड था। मैंने उस टाइम जब ली थी तब मेरी एज लगभग 5-6 साल और छोटी हो गई, तो इतना आइडिया नहीं था मुझे कि हाँ कौन सा एरिया पेंटेड है कौन सा नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, एक्सीडेंटल नहीं है गाड़ी, माइनर एक्सीडेंटल है, मतलब साइड से कोई आके भिड़ा देता है, ये सारी चीज़ें ये है। चलो ये तो होगी गाड़ी के कॉस्मेटिक्स की बात। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ कि इंजन की परफॉर्मेंस क्या है, सर्विस से रिलेटेड कि गाड़ी की सर्विसिंग में कितना क्या खर्च आता है और कहाँ से मैं सर्विसिंग कराता हूँ। तो चलो पहले वही देख लेते हैं। और ऑलमोस्ट पहले मैं रनिंग दिखा देता हूँ गाड़ी की। तो यहाँ गाड़ी मेरी ऑलमोस्ट चल चुकी है कितनी, 79,748 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 80,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं इस गाड़ी को। एंड अब यहाँ पर बोनट को दिखाऊँ ओपन करके, तो एक सेकेंड, हाँ। तो इंजन अभी कुछ ऐसा है, नॉइज़ कुछ ऐसी है, आपको एक अलग से नॉइज़ आ रही होगी कट वाली, ये आ रही है गियर बॉक्स से। और इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है, अब ये क्या कहानी है मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में। लेकिन हाँ इंजन ऐसा है। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस भी इसकी ठीक है, एक्सलेशन ठीक है। बस अब नए कुछ काम ऐसे रहते हैं, जैसे कि गाड़ी के इंजन में आप ये देख रहे हैं ऑयल लीकिंग हो रही है, तो ये ऑयल यहाँ से लीक हो रहा है तो उसको भी चेंज कराना पड़ेगा। एंड यहाँ पर कूलेंट भी कभी कभार लीक कर जाता है तो वो भी मैं चेंज करवाऊँगा ही। एंड यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोट की है कि ये पार्ट भी क्यों गीला सा पड़ रहा है समझ नहीं आ रहा है। चलो ये तो ठीक है। अब सर्विसिंग वाइज बात करें तो गाड़ी की ऑलमोस्ट जो सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर पे होती है या 1 साल में होती है। तो ऑयल अगर आप कंपनी का डलवाते हैं तो वो 1100-1200 में पकड़ाएंगे। सिंथेटिक ऑयल डलवाते हैं तो वो आपको 1600-1700 इस टाइप से या 2-3 हज़ार तक का मिल जाएगा। जो ब्रांड आपको प्रेफर करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी लेबर चार्ज अगर आप बाहर से करवाते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ कंपनी में जाते तो कंपनी वाले आपको इतना खर्चा बैठा के देंगे, जो सर्विस आपकी 2-3 हज़ार में होती है वही 8-10 हज़ार में भी करके देते हैं वो। यानी कि सर ये पार्ट चेंज करा लीजिए, ये पार्ट चेंज करा लीजिए। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जो चेंज कराने लायक नहीं रहते, हम उसको चला भी सकते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती उनको चेंज कर देते हैं कि हाँ सर ये चेंज करा लीजिए, ये चेंज करा लीजिए, ठीक है। अब वो कंपनी वाले हैं और जो आफ्टर मार्केट वाले हैं यानी बाहर से सर्विस करते हैं वो अलग हैं। और इन 6 सालों में मैंने गाड़ी में कितना खर्चा किया है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो स्टार्टिंग में जब गाड़ी आई थी तो उस टाइम ये जो विंडशील्ड थे इसमें स्क्रैचेस ज़्यादा थे,
स्क्रैचेस क्यों ज़्यादा थे क्योंकि ये जो बोनट है ये भी पेंटेड था, और बोनट पे पेंट होने के कारण यहाँ पर विंडशील्ड में भी कुछ उसके पेंट के दाग आ चुके थे। तो जो पेंट वाले उन्होंने क्या किया था कि जो एमरी पेपर या सैंड पेपर आता है ना, ज़ीरो नंबर वाला, उससे पूरा जो स्क्रीन है, विंड स्क्रीन है, वो साफ़ कर दी, जिसके कारण क्या होता था रात में जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही पुअर हो चुकी थी गाड़ी की। तो इस कारण ये चेंज कराना पड़ा, और ये इंश्योरेंस में कराया था, और ओवरऑल इसका जो खर्चा था 5,500 का आया था। और जो इंश्योरेंस था हमारा वो लगभग कुछ अमाउंट जो हमें मिला था, फर्स्ट पार्टी नहीं था, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव करके था, तो उसमें 50% पार्ट मुझे देना पड़ा। तो सब समथिंग 5,500 का बिल आया था, जिसमें से 3200 रुपये मुझे इंश्योरेंस वालों ने दिए थे। और उसके बाद मैंने टायर चेंजेस कराए थे। तो टायर लगभग ऑलमोस्ट दोनों जो थे 6,000 के, पहले इसको चेंज कराया था, मतलब जो पहले आगे थे ये वाले आगे थे, इनको चेंज कराया था, तो ऑलमोस्ट उस टाइम 6,000 खर्चा आ गया था, 6,500 व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट सब मिला के। फिर इसके बाद अब इसको कराया तो लगभग ये 5, इसको मान लो 3.5 महीने दिए, 6 12। और उसके बाद एक मेजर सर्विस नहीं, जो गियर बॉक्स है उसका मैंने काम कराया था, और ये काम मैंने कराया था बाहर से नहीं, कंपनी से। कंपनी वालों ने इसका जो बिल बनाया था वो था 25,000 का, 25,000 सॉरी 25 नहीं 22,000 समथिंग का था, 1,000 डिस्काउंट मिला के। और 25,000 क्यों था? क्योंकि भाई एक हिसाब से खर्चा क्या है कि आपकी गाड़ी 1 महीने रखी हुई है, उसमें आपने फ्यूल टैंक लगभग फुल भरवा के दिया था। उसमें मैंने गाड़ी का फ्यूल टैंक था वो ऑलमोस्ट फुल ही था, लेकिन वो मुझे कहाँ मिला, खाली ही मिला। तो 2-3 हज़ार का पेट्रोल ही मेरा गया, और गाड़ी 1 महीने तक खड़ी रही सर्विस सेंटर में। क्यों? क्योंकि वहाँ के मैकेनिक थे, उन्होंने गाड़ी के गियर बॉक्स को 2 बार खोला, एक बार खोला बनाया, फिर गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं गई, फिर खोला फिर बनाया, मतलब पूरे पार्ट्स चेंज कर दिए, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम तो गाड़ी की सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आई थी। अब वो आपको बताई थी कड़ वाली, वो यहाँ पर नई प्रॉब्लम थी। अब वो प्रॉब्लम है किस चीज़ की, किसी मैकेनिक को दिखाया था तो वो कह रहे थे कि ये जो सिंक्रोनाइज़र रिंग है ये ख़राब है, जबकि सिंक्रोनाइज़र रिंग भी बदली है, सारे पार्ट्स उसमें मेंशन है मिल में। चलो ये तो ठीक है, ये तो हमने सर्विस से बात कर ली है और बाकी सारी चीज़ों से। अब कंफर्ट के मामले में गाड़ी कैसी है, क्या इसको लॉन्ग ट्रिप पर ले जाया जा सकता है कभी या नहीं? वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरी हाइट यहाँ पर 6 फीट है, और ड्राइवर साइड के हिसाब से मैं अगर बैठता हूँ तो गाड़ी मेरे हिसाब से बहुत छोटी है। लेकिन जब आप एक ही गाड़ी को लंबे ट्रिप पर ले जाते हो तो आपको एक आदत पड़ जाती है। तो मेरे हिसाब से जब मैं गाड़ी चलाता तो मेरे लिए कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, स्टार्ट में जब गाड़ी आई थी तो मुझे 100 किलोमीटर पर ही बैक पेन होने लगा था, लेकिन अब गाड़ी से ही चलना है तो धीरे धीरे आदत बना रही है। तो अब अगर इस गाड़ी को मैं 500 किलोमीटर इन अ सिंगल डे भी कवर करूं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी थकान नहीं आती है। लेकिन हाँ, कोई और होगा तो उसकी थकान ज़रूर होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। रियर में चलें तो रियर में कोई भी स्पेस नहीं आता है। अब जैसे ये सीट तो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड थी, लेकिन अगर पीछे चलूँ तो पीछे जो कोई पैसेंजर बैठता है ना तो उसके लिए मात्र इतनी ही स्पेस मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। अगर मेरे बराबर ही पीछे बैठ जाएंगे तो कोई भी कंफर्ट नहीं रहेगा। और जो पीछे की कुशनिंग है, हेडरेस्ट, अब देख सकते हैं कि हेडरेस्ट इस गाड़ी में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। आप सिर्फ सिर रख सकते हैं, टिका नहीं सकती इसी, ठीक है। ये हो गए। अब अंदर चलें तो अंदर क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं इस गाड़ी में मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको एसी वगैरह सब मिल जाते हैं। एसी भी इसकी ठीक है, ना उतनी ज़्यादा ख़राब है ना उतनी ज़्यादा अच्छी है, एवरेज है। यहाँ पर आपको स्टीरियो सिस्टम मिलता था, LXI में नहीं मिलता था, ये आफ्टर मार्केट डला हुआ है। स्पीकर के लिए जगह थी तो यहाँ स्पीकर हैं, एंड पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं LXI वेरिएंट में। स्टीयरिंग आपकी पावर स्टीयरिंग रहेगी, एंड हेडलैम्प्स आपके कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ें ऐड की है, जैसे कि एटमॉस्फेयर लाइट, इसका स्विच मैंने यहाँ दे दिया था। अब जब रात होगी तो मैं इसको जला के दिखा दूंगा। एंड अब हेडरेस्ट एंड अब हेडरूम वगैरह की बात करें तो यहाँ पर हेडरूम इस गाड़ी में, अगर मैं सीट को प्रॉपर पीछे करता हूँ तो थोड़ी सी झुकी हुई सीट रखता हूँ मैं, क्योंकि हाइट ज़्यादा है। अगर मैं प्रॉपर ऐसे बैठूंगा ना तो हेडरूम फिर भी सफिशिएंट है, ठीक है, कम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर साइड पैसेंजर बैठता है और उसकी भी हाइट ज़्यादा है तो उसको यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है ये टकराता है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे रखता हूँ तो मेरे हिसाब से भी ये दिक्कत कहाँ देगा, इस जगह पर देगा। तो थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है। लेकिन हाँ, ये गाड़ी ऐसी है कि आपको कहीं भी धोखा नहीं देगी अगर आप इसकी प्रॉपर सर्विसिंग कराते जाएंगे, प्रॉपर गाड़ी को मेंटेन रखेंगे तब। नहीं तो कोई भी गाड़ी होगी तो वो तो आपको धोखा देगी अगर आप इसकी प्रॉपर सर्विसिंग नहीं कराते, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं रखते हैं
तो ये है गाड़ी के सर्विसिंग से रिलेटेड। एंड अब गाड़ी को सर्विस कहाँ से कराना चाहिए वो मैं बताता हूँ। वैसे मैंने सर्विस सेंटर और बाहर से दोनों जगह से सर्विस करा के देख ली है। बाहर करवाओ तो आपको एक चीज़ ध्यान रखने की, जिससे आप सर्विसिंग करा रहे हो वो बंदा अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप थोड़ा देर के लिए गए तो कुछ पार्ट मिसिंग है गाड़ी के, या बोलते हैं कि भाई ये पार्ट चेंज कराना, नहीं। अगर आप काम करो तो प्रॉपरली उनके सामने बैठ के करवाओ, ठीक है। सर्विस सेंटर में ऐसा होता है कि आपको हो सकता है कि वो अंदर जाने दें ना जाने दें, कौन सा पार्ट क्या चेंज हो रहा है कुछ आपको पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं ट्रांसपेरेंसी रहती है सर्विस सेंटर्स में। मैं जबलपुर में रहता हूँ तो मैंने एक बार ही सर्विस सेंटर में काम कराया, बाकी मैं बाहर ही काम कराता था। और उसके पहले 3-4 साल पहले मैं दमोह, अगर आप एमपी में रहते हैं तो दमोह आपको पता होगा, वहां पर एक मारुति को प्राइम करके वर्कशॉप था, वो भी मारुति से ही कनेक्टेड था। यानी वहां पर पूरे मारुति के जेन्युइन पार्ट्स मिलते थे। तो वहां पर मैं सर्विस कराता था, वहां पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। क्योंकि वहां पर एक जो मैकेनिक था वो बहुत ही बढ़िया काम करता था, लेकिन उसने भी काम करना वहां से छोड़ दिया, उसने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। तब दिक्कत ये है कि अगर मैं उसके पास जाता तो मुझे पार्ट्स ओरिजिनल नहीं मिलते हैं, और अगर मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ वो वाले, तो वहाँ पर मुझे काम अच्छा नहीं मिलेगा। इस वजह से चलो ठीक है, तो मैंने लोकेशन भी चेंज कर लिया, तो अब मुझे जबलपुर में ही कराना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप जबलपुर से देख रहे हो तो ये सजेशन मुझे ज़रूर देना कि मैं अपनी गाड़ी का सर्विस कहाँ से कराऊँ, ये ज़रूर, ठीक है। बाकी आपको मेरे ख्याल से अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर आप इतनी पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो कितना क्या खर्चा आपको कराना पड़ेगा। वैसे कुछ चीज़ और मैं बताता हूँ, जैसे अगर आप सेकंड हैंड कार लेते हैं तो आपको और क्या क्या खर्चा कराना पड़ सकता है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही पुराना मॉडल लेते हैं, जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, 2013 की गाड़ी आपको मिल रही है, तो अभी जो खर्चा है वो आपको ज़्यादा कराना पड़ेगा। अब जैसे मैंने तो अभी इस गाड़ी के सस्पेंशन को प्रॉपर वर्क करा दिया था, ठीक है। इंजन के गियर बॉक्स में मैंने काम करा दिया, लेकिन मेरे को अभी मेन जो प्रॉब्लम लग रही है उसके गियर बॉक्स में ही लग रही है, तो वो मुझे एक बार कहीं अच्छे मैकेनिक के पास जाके कराना पड़ेगा। मैं जबलपुर में इसको छिड़वाऊँगा नहीं। हो सकता है अगर मैं कभी दिल्ली साइड जाऊँ तो वहाँ पर एक मैकेनिक है योगेश चंद्र गौड़, तो वहाँ से ही मैं काम करा के लाऊंगा। मुझे जबलपुर में गाड़ी नहीं खुलवानी है, मेरा यहाँ से मन उठ चुका है। सर्विस सेंटर में मैंने काम करा लिया है और मैंने बाहर से भी काम करा लिया। अगर मुझे कोई यहाँ पर जेन्युइन बंदा मिलता है तो मैं काम ज़रूर कराऊंगा। एंड उसके बाद अब आपके जो खर्चे रहेंगे, अगर आप, जैसे मैं ही अपनी गाड़ी को बेचूंगा, ठीक है, तो इसकी कीमत आप ही बताना। 2013 मॉडल की गाड़ी है, इतना काम हो चुका है, रनिंग आपके सामने 80,000 चल चुकी है, तो अभी इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो क्या होगा आप कमेंट करके बताना। वैसे आपको क्या क्या चेंजेस कराने पड़ेंगे, जैसे रिफ्लेक्टर हैं ये चेंज कराने पड़ जाएंगे। अगर आप रात में गाड़ी चलाते हैं, हो सकता है कि विंडशील्ड आपको ज़्यादा स्क्रैच वाली मिल जाए, तो वो आपको चेंज करानी पड़ेगी। एंड टायर्स हो सकते हैं, इस गाड़ी का जो टायर है वो 2500 से 3000 की रेंज में आता है। कुछ अदर आपको चेंजेस कराने पड़ेंगे या रिप्लेस, मतलब और कुछ अलग आपको काम कराना पड़ेगा। जैसे क्या, अगर आपकी गाड़ी के स्पीकर प्रॉपर काम नहीं करते हैं, एसी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो एसी का भी काम आपको कराना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे खर्चे रहते हैं, अगर आप इनको एक साथ करवाते हो तो आपको जो बिल है 15, 20, 30 इतना ज़्यादा निकल सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप ज़्यादा ओल्ड गाड़ी ले रही हैं, ये तो ऑल्टो 800 है, लेकिन अगर आप इसे स्विफ्ट लेते हैं या उसके अलावा कोई ऐसी भी टाइप में लेते हैं, तो वहाँ आपका जो खर्चा रहेगा वो बढ़ जाएगा, अगर आपकी गाड़ी की जो मॉडल है वो ज़्यादा पुराना होगा तो। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप कोई भी पुरानी गाड़ी लेते हैं तो एक बार उसके पार्ट्स ज़रूर चेक करें। तो फ़िलहाल ये था मेरी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस, और हो सकता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बातें एक्स्ट्रा बता के कहीं हो, कुछ चीज़ें हो सकता है कि मैं मिस कर गया हूँ। तो फ़िलहाल आप कमेंट करके बताइए कि इसका जो मेरा एक्सपीरियंस है गाड़ी की कंडीशन है इस एज के हिसाब से सही है या नहीं है। तो चलिए फ़िलहाल करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।